हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है डेंगू वायरस। तो आज हम आपको डेंगू वायरस के बारे में बताएंगे। इसकी क्या पैथोजेनेसिस है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है और इसको कैसे रोक सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। Introduction. Dengue virus is the most common arbovirus found in India. डेंगू वायरस बहुत ही कॉमन अर्बो वायरस है जो इंडिया में पाया जाता है। ऑलमोस्ट लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन होती है, कम्युनिटी बेस्ड जो लोग रहते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे इसका इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जाता है। ये एक मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन होता है, मतलब कि इसका ट्रांसमिशन एक मस्कीटो के द्वारा होता है जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई। फीमेल मस्कीटो होती है। ये जब एक सिंगल बाइट करती है, मतलब किसी नॉर्मल हेल्थी पर्सन को अगर इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टी बाइट कर ले, काट ले उसको, तो वो उससे उसको इन्फेक्शन हो जाता है जो हेल्थी पर्सन है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये बहुत ही सीवियर रूप ले लेता है, बहुत ही खतरनाक, लाइफ थ्रेटनिंग तक हो जाता है, मतलब कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो समय से ट्रीटमेंट, समय से टेस्ट करवा लिए जाते हैं और अगर इसका ट्रीटमेंट हो गया तो मतलब इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो सीवियर डेंगू को सबसे पहले जो देखा था 1950 में देखा गया था, जब डेंगू एपिडेमिक था फिलीपींस और थाईलैंड में। एपिडेमिक मतलब वो जगह जहाँ पर से ये आउटब्रेक हो, ये डिजीज आउटब्रेक हुई हो, जहाँ से ये इन्फेक्शन फैला हो, स्प्रेड हुआ हो। इस केस में जो सीवियर डेंगू होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया कि ये बहुत ही खतरनाक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जान जा सकती है, कुछ ही घंटों में ये जान ले सकता है। अगर ये सीवियर डेंगू हो गया उस जिसको, तो एक्यूट और माइल्ड अगर है, मतलब स्टार्टिंग इन्फेक्शन है 1 to 5 डेज का, 1 to 5 डेज के ड्यूरेशन में अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया है डेंगू का, तो आप ठीक हो सकते हो। बट अगर 5 डेज से ज्यादा अगर इसका इन्फेक्शन रह जाता है बॉडी में, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग तक हो जाता है, क्रोनिक डिजीज ले लेता है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड है ये। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन साइकिल। मैन एंड एडिस इजिप्टी आर द प्रिंसिपल रिजर्वॉयर। मैन और एडिस इजिप्टी, ये दोनों क्या होते हैं? रिजर्वॉयर होते हैं डेंगू वायरस का। डेंगू वायरस ये रिजर्वायर होते हैं मैन और एडिस इजिप्टी। मस्कीटो वाइल्ड एडिस इजिप्टी, ये क्या है? एडिस इजिप्टी का मस्कीटो है, फीमेल मस्कीटो एडिस इजिप्टी। बट ये इन्फेक्टेड नहीं है। इन्फेक्टेड ये तब होगी जब ये किसी वायरमिक पेशेंट यानी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी। तो जब ये इसको बाइट करेगी तो फिर ये क्या हो जाएगी? इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब ये इन्फेक्टेड है, तो अब ये इन्फेक्टेड है तो अब ये किस तरह काम करेगी? वेक्टर की तरह काम करेगी। ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेगी, मतलब डेंगू वायरस को ट्रांसमिशन का काम करेगी। जब ये मस्कीटो किसी नॉर्मल हेल्थी पर्सन को बाइट करेगी तो डेंगू वायरस इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये हेल्थी पर्सन क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये उसी की तरह काम करेगा जिस तरीके से और इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पे था और इसको क्या किया था? इस मस्कीटो ने बाइट किया था, और ये मस्कीटो क्या थी? इन्फेक्टेड नहीं थी। ये वेक्टर की तरह काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये हेल्थी मस्कीटो है। और जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तब ये एज अ वेक्टर काम करेगी। और वेक्टर, अब ये हेल्थी पर्सन को काटेगी तो ये हेल्थी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब ये आगे किस तरीके से काम करेगा? दोबारा से वेक्टर की तरह काम करेगी। अगर अगर ये मस्कीटो किसको काटे? वैक्सीनेटेड पर्सन को, तो उसका, तो उस वो जो होगा ना, वो पर्सन हेल्थी रहेगा क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है, उसको वैक्सीन लगी हुई है। बट इसमें इन्होंने वैक्सीन नहीं ले रखी है, तो इन्होंने वैक्सीन नहीं ले रखी है तो इनको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा और ये हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और ये फिर आगे कैरियर की तरह काम करेंगे। अब ये इन्फेक्टेड है, अब कोई भी नॉर्मल एडिस इजिप्टी आके इनको काटे तो वो एडिस इजिप्टी इन्फेक्ट हो जाएगी और अब वो आगे वेक्टर की तरह काम करेगी। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन साइकिल चलती है डेंगू वायरस की। डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है।
नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी। प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन अकर्स व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड। पहला डेंगू इन्फेक्शन तब होगा जब पर्सन इन्फेक्ट होगा विथ डेंगू वायरस। मतलब कि पहला इन्फेक्शन कब है? इन्फेक्टेड पर्सन से किस में इन्फेक्शन जा रहा है? मस्कीटो में, मस्कीटो एडिस इजिप्टी, जो कि क्या है? हेल्थी है। अब इन्फेक्शन किस में गया? हेल्थी मस्कीटो में। अब वो हेल्थी मस्कीटो क्या करेगी? वेक्टर की तरह काम करेगी। फिर वो हेल्थी मस्कीटो इन्फेक्टेड मस्कीटो किसको बाइट करेगी? जाके किसी हेल्थी पर्सन को। तो पहला इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट करने का काम करेगा यहाँ पे वो पर्सन करेगा, इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से ही इन्फेक्शन क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। डेंगू वायरस कहाँ जाएगा? मस्कीटो में जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम विद एनी वन सीरोटाइप। कोई भी सीरोटाइप पहले मैंने बताया है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, 4, 5, 5 तरह के सीरोटाइप्स होते हैं। किसी भी सीरोटाइप, कोई भी सीरोटाइप डेंगू वायरस का जो है ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन टू मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो एडिस एजिप्टी। After 1 to 2 years, a more severe form of dengue illness may appear due to infection with another second serotype, which is different from the first serotype causing primary infection. कुछ महीनों बाद क्या होगा कि जब डेंगू का बीमारी बहुत ही सीवियर हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी मतलब क्रोनिक हो जाएगी, घातक हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि इसमें दूसरा सीरोटाइप दिखाई देगा। अब वो जो दूसरा सीरोटाइप होगा वो पहले वाले सीरोटाइप से बिल्कुल अलग होगा, जो पहले इन्फेक्शन कॉज हुआ है उससे अलग होगा। क्लिनिकली क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लिनिकली क्लासिफिकेशन में 3 तरह की क्लिनिकल स्टेजेस इसमें देखी जाती हैं, जो कि बहुत सीवियर होती हैं। क्रोनिक जब हो जाता है, डेंगू फीवर होता है, डेंगू हेमरेजिंग फीवर होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। डेंगू फीवर में क्या होता है कि सडन अचानक से ही बहुत तेज बुखार आ जाता है, बहुत तेज बुखार आ जाएगा। इसको हम लोग बाइफेजिक फीवर या फिर ब्लैक बोन फीवर या सैडल बैक फीवर के नाम से जानते हैं। मैक्यूलोपैपुलर रैशेस आएंगे चेस्ट एरिया पे, अपर लिम्ब पे, इस जगहों पे रैशेस डेवलप हो जाएंगे। बहुत तेज सर में दर्द होगा, फ्रंटल हेडेक होगा जब डेंगू फीवर होगा। तब ये 3 तरह के सिम्टम्स होंगे जब डेंगू फीवर होगा। बहुत तेज फीवर आएगा, रैशेस पड़ जाएंगे, सीवियर फ्रंटल हेडेक होगा, आईज में पेन होगा, हेडेक होगी, रैशेस पड़ जाएंगे, मसल्स में पेन होंगी, बोन में पेन होगा, ज्वाइंट पेन होगा, वॉमिटिंग होगी। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे डेंगू जब को डेंगू हुआ होगा। लिम्फेडेनोपैथी होगी, लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख में कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग और नोजिया होगा। डेंगू हेमरेजिंग फीवर में फीवर लगातार रहेगा और तेज बुखार रहेगा और लगातार रहेगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। डेंगू शॉक सिंड्रोम में वीक पल्स होंगी, मतलब कि पल्स जो होंगी, पल्स रेट अगर टालपेट कर देखेंगे तो बहुत तेज और वीक होंगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठंडी ठंडी हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, स्किन एकदम ठंडी ठंडी हो जाएगी, थकावट महसूस होगी। 2009 WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्शन सीवियरिटी, जिस इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है वो डेंगू और डेंगू होगा, डेंगू के साथ साथ वार्निंग साइन आएंगे भी और नहीं भी आएंगे, सीवियर डेंगू हो जाएगा। जो फैक्टर्स हैं डिटरमाइन किए गए हैं, आउटकम देखा गया है इन्फेक्टिव सीरोटाइप का, तो जो टाइप 2 सीरोटाइप है डेंगू 2, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ये 12 साल से कम के बच्चों को भी और 12 साल से ज्यादा के बच्चों को भी अफेक्ट करता है, और सिमिलैरिटी अफेक्टेड होती है, मतलब इक्वली ये अफेक्ट करता है। और इसमें डेंगू हेमरेजिंग फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम ये होता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं साउथ एशिया की और वेस्टर्न पैसिफिक, इसमें कुछ ज़्यादा ही इसका हाईएस्ट रिस्क है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डेंगू वायरस फाउंड होता है। लैब डायग्नोसिस, इसका पता कैसे लगाएंगे कि डेंगू वायरस हुआ है, तो लैब में टेस्ट किया जाता है, NS1 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है। NS1 एंटीजन डिटेक्ट करते हैं डेंगू वायरस के अगेंस्ट।
कार्ड टेस्ट लगाते हैं। इसके अलावा कंफर्मेटरी टेस्ट कुछ करते हैं, जैसे एलाइजा लगाते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसको बोलते हैं। आईसीटी टेस्ट होता है, इसमें पेशेंट का सैंपल जो लिया जाता है वो सीरम से करते हैं, सीरम या फिर प्लाज्मा से एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन जो दिखाई देता है वो डे 1 से, क्योंकि NS1 एंटीजन एक्टिव हो जाता है डे 1 से ही एक्टिव हो जाता है जब बाइट करती है इन्फेक्टेड मस्कीटो एडिस इजिप्टी, तो तभी से ही डे 1 से ही NS एंटीजन एक्टिव हो जाता है। और ये कम से कम 18 दिन तक NS1 एंटीजन डिटेक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आज इन्फेक्शन हुआ है, आज मस्कीटो बाइट की से, तो आज से डे 1 से लेके डे 18 तक के NS1 एंटीजन डिटेक्ट हो सकता है। एंटीबॉडी डिटेक्शन की बात करें तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, मतलब जो पहली बार इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडी अपेयर होती है। आईजीएम एंटीबॉडी अपेयर होती है जो कि जिसमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत ही कम होता है और कम टाइटर आता है। फर्स्ट आफ्टर 5 days ऑफ फीवर, फीवर के 5 दिन के बाद, पहले 5 दिन के बाद आईजीएम एंटीबॉडी पहले दिखाई देगी, और फीवर के 5 दिन के बाद, यानी 5 days से लेके 90 days के बीच में आप आईजीएम एंटीबॉडी आ सकती है। और 90 days के बाद क्या होता है ना, आईजीएम एंटीबॉडी डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है, मतलब आईजीएम का बैंड के कार्ड पे शो नहीं होगा, आईजीएम एंटीबॉडी नहीं होगी 90 दिन के अंदर ही अंदर। जब फीवर आया, फीवर से 90 दिन के अंदर अंदर आईजीएम एंटीबॉडी अपेयर होती है, उसके बाद गायब हो जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं होती है, आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है, और तब इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर हो चुका होता है और टाइटर भी बहुत ज्यादा आता है। और इन पास्ट इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो आईजीजी का लेवल कम आएगा तब जब 60 साल से ज्यादा का, मतलब कहने का मतलब ये है कि पास्ट इन्फेक्शन में ये होता है कि जिसको प्राइमरी इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको तो आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गई है। अब क्या है कि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद अब वो तो पास्ट इन्फेक्शन हो गया, जो 60 साल के ज्यादा के जो लोग हो जाते हैं उनमें आईजीजी एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है और बहुत ही कम लेवल में डिटेक्ट होती है। अदर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऐसे में जो लगाया जाता है टेस्ट वो होता है एच से हेमाग्लूटिनेशन, इनहिबिशन टेस्ट है। एच ए मतलब हीमोग्लूटिनेशन, इनहिबिशन आई से इनहिबिशन टेस्ट। CFT लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट एफ से फिक्सेशन, TC टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में तो कार्ड मेथड, एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट करते हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं और NS1 एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन है अगर बॉडी में तो एंटीबॉडीज आ जाती हैं, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिक्स होके एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इन्फेक्शन जो होता है अगर है अगर एंटीजन है हमारी बॉडी में तो वो आईजीएम के एंटीबॉडी के साथ मिक्स होकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और आईजीएम एंटीबॉडी शो हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट तो एंटीजन के साथ मिक्स होकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बट है पुअर सेंसिटिविटी, लेकिन ये बहुत ही पुअर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी टेस्ट होता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए एलाइजा और CFT हीमोग्लूटिनेशन ऐसे करवाया जाता है। वायरस आइसोलेशन टेस्ट भी करते हैं। वायरस आइसोलेशन टेस्ट में जो डेंगू वायरस कैन बी डिटेक्टेड इन ब्लड फ्रॉम -1 to +5 days of onset on सिम्टम्स। जब सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम्स के दौरान ही ब्लड लेते हैं, ब्लड लेते हैं, उसमें डेंगू वायरस को डिटेक्ट करते हैं -1 से लेके +5 days के बीच। वायरस आइसोलेशन कैन बी डन बाय इनोकुलेशन इनटू मस्कीटो सेल। वायरस का आइसोलेट करते हैं, करते हैं तो किस पे करते हैं, मॉस्कीटो सेल लाइन पे या फिर माउस पे करते हैं। इनोकुलेट करके वायरस का आइसोलेशन करते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो घर में जो प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं, मस्कीटो नेट है, मस्कीटो ऑयल है, और या फिर वैक्सीन का यूज करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वैक्सीन लगवाई जाती है।
बहुत सारे ट्रायल्स हैं इसके, मैंने ट्रायल्स दिए गए हैं जिसमें जो वैक्सीन है डेंगू वैक्सीन CYT TDB, ये वैक्सीन लगवाई जाती है प्रिवेंट करने के लिए, डेंगू वायरस को रोकने के लिए। येलो फीवर, कायमिक येलो फीवर डेंगू लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको इस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।